Good morning, 6th class. Today we are starting our new chapter from history portion, chapter number 9, traders, kings and pilgrims. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से अलग अलग किंग्स आए, किस तरीके से अलग अलग किंग्स आए, सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, सिविलाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ. अब अलग अलग सिविलाइजेशंस बने, ठीक है, अलग अलग सिविलाइजेशंस बने, सिटीज़ डेवलप हुई. अब इसके बाद ट्रेड शुरू हुआ उन सिटीज़ के बीच में, ठीक है, अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग सिटीज़ के बीच में ट्रेड शुरू हुआ और अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग किंग्स हुआ करते थे, ठीक है. तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर वर फाउंड. तो नॉर्दर्न एरिया में उन्हें ब्लैक पॉलिश मिला, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में उन्हें ब्लैक पॉलिश मिला. और ये कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर, कई सारी साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट को ब्लैक पॉलिश देखने को मिला. दे हैड रीच देयर थ्रू दी ट्रेडर्स. तो वो ब्लैक पॉलिश उन एरियाज़ में किस तरीके से पहुंचा होगा? जो भी ट्रेडर्स गए होंगे, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स अपने ट्रेड के लिए गए होंगे उनके थ्रू वो पॉलिश अलग अलग एरियाज़ में पहुंचा होगा. इसके अलावा हमने अरिकामेडू के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर किस तरीके से पॉटरीज़ बनती थी, ठीक है, रोमन लैम्प्स बनते थे, अलग अलग टाइप के लैम्प्स बनते थे, पॉटरी बनती थी और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती थी, यूटेंसिल्स बनाए जाते थे और वो क्या करते थे, दूसरे स्टेट्स में उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, दूसरे स्टेट्स में उन्हें एक्सपोर्ट करते थे. इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में सबसे मेन स्टेट जो था वो था रोमन. इसके बाद द साउदर्न किंगडम ऑफ इंडिया वॉज वेरी रिच. तो जो साउदर्न किंगडम्स थी इंडिया की वो सबसे ज़्यादा रिच थी. दे हैड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास, और वो रिच क्यों थी और वो सबसे ज़्यादा रिच क्यों थी? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे और उसके साथ साथ वहाँ पर ट्रेड भी बढ़ता जा रहा था. उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे और वहाँ पर ट्रेड जो था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. और यहाँ पर साउथ इंडिया में काय का ट्रेड हो रहा था, गोल्ड का, स्पाइसेस का और प्रीशियस स्टोन्स. तो यहाँ पे ट्रेड किन चीज़ों का हो रहा था? गोल्ड का हो रहा था, स्पाइसेस का हो रहा था और जो प्रीशियस स्टोन्स थे उनका भी ट्रेड हो रहा था. इसकी वजह, इन सब चीज़ों ने इन साउथ इंडिया को बहुत ज़्यादा रिच बना दिया था. और यहाँ पर जो गुड्स थी, यहाँ पर जो गुड्स थी साउथ इंडिया की, वो कई तरीके से आती थी. अब यहाँ पर शिप्स भी आते थे. शिप्स में जो रूट्स थे, जो लैंड रूट्स थे और जो वाटर रूट्स थे, वाटर रूट्स यानी सी रूट, जो लैंड रूट्स थे और सी रूट्स थे, उन सभी के थ्रू यहाँ पर चीज़ें आती थी. Many Roman gold coins have been found in the southern part of India. तो जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर कई सारे गोल्ड कॉइन्स भी देखे गए. इसका मतलब रोमन गोल्ड कॉइन्स भी देखे गए. इसका मतलब जो रोमन ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पर ट्रेड किया करते थे, वो भी यहाँ पर ट्रेड किया करते थे. And the cost brought goods from the local merchants and they sent them to Rome. और कई सारे लोकल मर्चेंट से वो चीज़ें ख़रीदते थे, ठीक है, क्या करते थे, वो
ट्रेड किस तरीके से करते थे, यहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनसे चीज़ें ख़रीदते थे और उन चीज़ों को रोम में भेजते थे। अब इसके बाद न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। सो न्यू किंगडम्स, जो कोस्टलाइन थी को हमने ये लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कोस्ट लाइन थी वहाँ पर की सॉइल कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्रॉप्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती हैं और उन क्रॉप से ज़्यादा अच्छी इनकम आती है। इसलिए सभी ये चाहते थे कि उन्हें कौन सा पोर्शन मिले, कोस्ट लाइन वाला पोर्शन मिले, ठीक है। तो उस पर वो अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते थे। तो यही इसी तरीक़े से जो कोस्ट लाइन थी वहाँ पर नई किंगडम्स जो थी वो बनती जा रही थी, वहाँ पर नई किंगडम्स जो थी वो बनती जा रही थी। सबसे पहले जो रिवर कावेरी का साउथ रीजन था, रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा का जो साउथ रीजन था वो क्या कहलाता था, साउदर्न इंडिया। वो क्या कहलाता था, साउदर्न इंडिया। अब साउदर्न इंडिया में कई सारे माउंटेन्स थे, प्लेट्यूज भी थे, ठीक है, प्लेन्स थे, फर्टाइल लैंड्स थी, प्लेन्स थे, फर्टाइल लैंड्स थी, ये सभी चीज़ें, और ये सभी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे, ये सभी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। और यहाँ की लैंड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, इसलिए बहुत ही कम टाइम में ये रीजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था। बहुत ही कम टाइम में ये रीजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था। तो तमिल में जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, तमिल में जो संगम लिटरेचर है उसमें जो पोएम्स लिखी गई हैं तो उसके बारे में उस बुक में साउदर्न इंडिया के बारे में लिखा गया है, उस बुक में साउदर्न इंडिया के बारे में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर जो लाइफ थी, यहाँ पर जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ पर हो गई थी, जिसके बारे में संगम लिटरेचर में दिया गया है। तो संगम पोएम्स जो हैं, संगम लिटरेचर में जो पोएम्स दी गई हैं उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, जो है मूवेंदर, और इसका मतलब होता है 3 चीफ। संगम लिटरेचर में इस वर्ड का यूज़ हुआ है तमिल पोएम्स में। तो तमिल में जो पोएम्स लिखी गई हैं संगम लिटरेचर में उसमें ये वर्ड मूवेंदर यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है 3 चीफ। तो अब ये 3 चीफ आखिर है क्या, ठीक है, ये 3 चीफ क्या है? ये 3 चीफ का मतलब है कि उस टाइम पर 3 मेन फैमिलीज़ जो थी जो रूल करती थी, 3 मेन फैमिलीज़ जो थी जो उस किंगडम पर रूल करती थी। फर्स्ट है
चोलास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेरास और लास्ट है पांड्यास। ये तीन जो किंगडम्स थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम्स थी और इन्हें कहा जाता था थ्री चीफ्स। तो सबसे पहले जो चोलास थे, सबसे पहले जो चोलास की किंगडम थी वो कहाँ थी? कावेरी रिवर के डेल्टा पे। कावेरी रिवर जहाँ पर ऐसी वो रीजन जहाँ पर कई सारी रिवर्स इकट्ठा मिलती हैं, ये 1, 2 या 3 रिवर्स जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पर वो सारी रिवर्स मिलती हैं और डेल्टा फॉर्म करती हैं वहाँ पर। तो इसी तरीके से कावेरी रिवर जहाँ पर मिलती है वो कावेरी रिवर का डेल्टा है, ठीक है। अब कावेरी रिवर के डेल्टा पे कावेरी रिवर के डेल्टा पे कौन सी किंगडम थी? चोलास। और जो चोलास थे उनका जो कैपिटल था वो था उरियर। उरियर नाम का जो स्टेट था वो चोलास का कैपिटल था, मतलब चोलास का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसी जगह से चलता था। इसके बाद द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोलास रूलर वॉज कारीकेला, और जो चोलास का सबसे ग्रेट रूलर था उसका नाम था कारीकेला। ठीक है, चोलास किंगडम जो थी वो एक बहुत ही पावरफुल किंगडम थी। उसका जो कैपिटल था वो उरियर पे था, और जो चोलास किंगडम थी उसका सबसे पावरफुल रूलर जो था उसका नाम कारीकेला था। He was constantly at war with the neighboring states of Pandyas and the Cheras। तो उसके जो नेबरिंग स्टेट्स थे पांड्यास और चेरास, उनके साथ वो कंटिन्यूसली फाइट करता रहता था। उसके कॉन्फ्लुएंसेस जो थे वो चलते रहते थे। अ चोला रूलर नेम्ड एलिरा कॉन्कर्ड श्रीलंका, और उसके बाद चोला का जो एक रूलर था एरेला, उसने श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था, वहाँ पर कब्जा कर लिया था, वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था। एंड रूल देयर फॉर अबाउट 50 ईयर्स, और वहाँ पर उसने 50 साल तक राज किया था। और कारीकेला जो था वो कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर्स ऑफ एम्बैंकमेंट अबव द कावेरी रिवर। उसने 160 किलोमीटर तक का एम्बैंकमेंट, मतलब वहाँ पर एम्बैंकमेंट क्या होता है? किसी रिवर को रोकने के लिए जो रीजन बनाया जाता है, ठीक है, किसी रिवर को रोकने के लिए जो लकड़ी बनाकर वहाँ पर उस किसी रिवर को रोकने के लिए जो लकड़ियों से बनाया जाता है, ठीक है, किसी रिवर को रोकने के लिए लकड़ी लगाकर बनाया जाता है, वो कहा जाता है एम्बैंकमेंट। ठीक है, ताकि हम उससे क्या कर सकें, पानी जो है रिवर का उसे रोक सकें। तो उसने 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया था कावेरी रिवर के ऊपर। और इसके लिए उसने किसकी हेल्प ली थी? 12,000 स्लेव्स की हेल्प ली थी, जो वो कहाँ से लेकर आया था? जो वो 12,000 स्लेव्स की हेल्प से उसने उसे बनवाया था। और वो स्लेव्स कौन थे? उन स्लेव्स को वो कहाँ से लाया था? श्रीलंका से लाया था। अब
The Chola kingdom was situated near the sea coast. They maintained a very strong navy. और जो कारीकेला किंग था चोलास डायनेस्टी का, उसने अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी, अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी जो थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी जो थी, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया जो था वो कोस्टल एरिया था, और कोस्टल एरियाज़ पे जो आर्मीज़ रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेवी कहा जाता है। तो उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी जो थी वो डेवलप करी थी। पुहर बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड, और उसका जो सबसे ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स का जो सबसे ग्रेट सेंटर था वो पुहर नाम का रीजन था। और इसके बाद आए पांड्यास। दी पांड्यास कंट्रोल द रीजन अराउंड मदुराई। मदुराई के आसपास का जो रीजन था उसे किसने कंट्रोल किया था, चोलास ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड साउदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, और साउथ का जितना पोर्शन था साउथ का जो पोर्शन था, साउदर्न मोस्ट पोर्शन, साउथ का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन था वो पांड्यास ने कवर किया था। अकॉर्डिंग टू दी इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका नाम की जो बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसमें उसने ये मेंशन किया था कि जो पांड्यास की किंगडम है वॉज फाउंडेड बाय अ वुमन हु मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी। तो पांड्यास की जो किंगडम थी उसका डेवलपमेंट जो था वो एक वुमन ने किया था, और उसकी जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बड़ी थी। पांड्यास आर ऑल्सो मैंशनड इन अबाउट दी 3rd सेंचुरी। तो पांड्यास के बारे में 3rd सेंचुरी में भी बताया गया है। इन दी इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका द ग्रेट, वन ऑफ द पांड्यास रूलर वॉज नेदन चेजियान। और जो अशोका के इंस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें भी पांड्यास के एक रूलर के बारे में बताया गया है। ही इज सेड टू हैव डिफीटेड बोथ द चोलास एंड द चेरास, और वो एक अकेला ऐसा था जिसने चोलास और चेरास दोनों को ही डिफीट किया था, मतलब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था। पांड्यास ऑल्सो अरेंज द असेंबली ऑफ स्कॉलर्स पोएम्स एट मदुराई। तो स्कॉलर्स की जो पोएम्स थी, स्कॉलर्स जो थे जो पोएम्स तैयार करते थे, उनकी असेंबली भी मदुराई पर वही अरेंज करवाते थे। पांड्यास ही थे जिन्होंने इस असेंबली का स्टार्ट करवाया था। पांड्यास के टाइम पे ही जो संगम लिटरेचर की असेंबलीज बनती थी वो मदुराई पे बनती थी, और ये किसके टाइम पर होता था, ये सब पांड्यास के टाइम पर। एंड दी साउदर्न स्टेट्स हैड फ्लोरिश्ड। इसके बाद आते हैं, सबसे लास्ट में है चेरास, ठीक है। चोलास के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद आए पांड्यास, फिर चेरास। दी चेरास वर नोन एज केरल पुत्रास। जो चेरास थे उन्हें केरल पुत्रास कहा जाता था, क्योंकि द किंगडम एक्सटेंडेड अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट। और ये जो किंगडम थी वो कौन सा एरिया कवर करती थी, वेस्टर्न कोस्ट का जो एरिया था वो ये कवर करती थी। दे रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ। तो केरल पुत्र उन्हें क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो केरल का जो मोस्टली पार्ट था वहाँ पर उनका रूल हुआ करता था, और केरल और तमिलनाडु का जो मोस्टली पार्ट था वो उन्होंने अपने कब्ज़े में कर रखा था। देयर कैपिटल
वॉज वंजी। वंजी नाम का जो ये जगह थी वो उनका कैपिटल था, वहाँ से उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। इसके बाद द साउदर्न स्टेट्स हैड फ्लोरिश ट्रेड विथ ग्रीस, रोम, इजिप्ट, अरेबिया, मलेशिया, चाइना। तो ये जो स्टेट्स थे इनके साथ जो चेरास थे उन्होंने अपना ट्रेड जो था वो बनाकर रखा था, और काय का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था यहाँ पर। पेपर का, आइवरी का, मसलिन, सिल्क और कॉटन, इन सब चीज़ों का यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था। दी सतवाहराज स्टार्टेड देयर रूल इन सेंट्रल इंडिया। जो सतवाहराज थे उन्होंने अपना रूल सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट किया, और महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र एंड लेटर एक्सटेंडेड टू कर्नाटका। ठीक है, सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट करा, वहाँ से उन्होंने महाराष्ट्र तक फैलाया, और महाराष्ट्र से ये कश्मीर और आंध्र तक पहुँच गए थे। इसके बाद गौतमीपुत्र शरीकमी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी का जो सबसे ग्रेट रूलर था, सबसे बड़ा रूलर था, उसका नाम गौतमीपुत्र सत्यकर्णी था। ही वॉज सक्सीडेड बाय वशिष्ठिपुत्र पुलोमाई। वशिष्ठिपुत्र पुलोमाई नाम के रूलर ने उसे डिफीट करके अपना किंगडम जो था वो स्टार्ट करा था। हु सेट अप देयर कैपिटल पैठान, और पैठान पे उसने अपना कैपिटल बनाया, पैठान पे, और फिर प्रतिष्ठान पे उसने अपना कैपिटल बनाया। ऑन दी गोदावरी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये जगह कहाँ है? गोदावरी में, औरंगाबाद नाम के डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दी सतवाहनास वर ट्वाइस डिफीटेड बाय श्री रूलर ऑफ सौराष्ट्र रुद्र कमान नाम के रूलर ने, जो साका का रूलर था, उसने सत्यवेंद्रास को डिफीट किया था 2 बार। उसके बाद येना श्री सतकारनी नाम का जो रूलर था, उसने नॉर्थ में कोंकण और मालवा पे अपना कब्जा कर लिया था फ्रॉम दी साका रूलर। जो साका का रूलर था उससे उसने क्या करा था? साका का रूलर जो था उससे उसने ये एरियाज अपने कब्जे में ले लिए थे। अब सत्यवेंद्रास डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन्स, मगर उसने गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं करे थे। दे इशूड मोस्टली कॉइन्स ऑफ लेड, और ये जो थे वो मोस्टली लेड के कॉइन्स का यूज़ किया करते थे। दे ऑल्सो इशूड कॉपर एंड ब्रोंज मनी, और इन्होंने कॉपर और ब्रोंज मनी का भी स्टार्ट किया था। कॉपर ब्रोंज और लेड के जो कॉइन्स थे वो इन्होंने इशू करवाए थे, जिसका यूज़ वो अपने ट्रेड में करते थे। दे ऑल्सो परफॉर्म्ड वैदिक राइट्स एंड सेक्रीफाइसेस, और ये वैदिक राइट्स भी परफॉर्म करते थे, और उसके अलावा जो सेक्रीफाइसेस थे उन्हें भी परफॉर्म करते थे। दे कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स कॉल्ड चैत्यास एंड मोनेस्ट्रीज, तो इन्होंने टेम्पल्स बनाए जिन्हें चैत्यास कहा जाता था, और इन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई जिन्हें विहारास कहा जाता था। ठीक है, विहारास कहा जाता था। विहारास में मोस्टली ये जो बुद्धिस्ट, और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि
जो बुद्धिस्ट थे और जो महावीरास थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट थे और जो जैन्स थे, वो जब अपना घर छोड़ देते थे तो वो इन विहारास में जाके रहते थे। द स्तूपा ऑफ अमरावली एंड नागार्जुना कोंडा वर बुल्ड बाय देम। तो ये जो स्तूपास थे और ये जो थे वो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे और इन्होंने इस स्तूपास का भी डेवलपमेंट करवाया था। द ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज प्रकृत रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसका ये यूज़ किया करते थे वो कौन सी थी? प्राकृत थी। वी नो अबाउट सत्येंद्रनाथ फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बिलाश्री। गौतमी बिलाश्री जो सत्येंद्रनाथ की जो सतवाहनास की जो मदर थी, सतवाहनास की जो मदर थी गौतमी बिलाश्री, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्ट्स में उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था जिसके थ्रू हमें सत्येंद्रनाथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर सतवाहनास रूलर्स वर ऑल्सो नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। तो बाकी जो कई सारे रूलर्स थे सतवाहनास के, वो कौन कहलाते थे? वो दक्षिणापथ के रूलर्स कहलाते थे। लिटरली द रूट लीडिंग टू साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द इंटायर साउदर्न रीजन। जो साउथ का जितना पूरा रीजन था उसे क्या कहा जाता था? उस पूरे रीजन को दक्षिणापथ कहा जाता था। इसके बाद आते हैं अपन इकोनॉमिक लाइफ। अब ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।